नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के आप कह सकते हैं दो बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। आनुवंशिकता और विकास। एग्जैक्टली ये वो चीजें हैं जो बताती हैं कि जीवन कैसे चलता है, कैसे बदलता है। हमारे पास कुछ टेक्स्ट बुक मटेरियल है, पर हम उसे बस पढ़ने नहीं वाले हैं। नहीं, रटना नहीं है। हाँ, मकसद है कि इन आइडियाज को थोड़ा खोल कर समझें, खासकर वो बातें जो शायद एग्जाम्स के लिए भी काम की हों, बिल्कुल और वो भी एक अच्छी बातचीत की तरीके से। बिल्कुल कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान और दिलचस्प बनाया जाए। तो हम शुरू करेंगे आनुवंशिकता से कि गुण कैसे पास ऑन होते हैं। फिर देखेंगे कि भाई प्रोटीन कैसे बनते हैं शरीर में, जो सारे काम करते हैं। हाँ, वो डीएनए से प्रोटीन तक का सफर। और फिर वो लंबा सफर विकास का कैसे हुआ, क्या सबूत है इसके, और हम यानी इंसान इस पूरी कहानी में कहाँ आते हैं। पूरी टाइमलाइन देखेंगे। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आनुवंशिकता, हेरिडिटी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब तो सीधा सा है ना। हाँ, बिल्कुल सीधा। मतलब जो गुण माँ बाप से बच्चों में आते हैं, आंखों का रंग हो, बालों का टेक्सचर हो, ये सब। हाँ, ये सब विरासत में मिलता है। एग्जैक्टली और इस विरासत के जो नियम हैं, उन्हें समझने की कोशिश सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने की थी। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, मेंडल, मटर वाले एक्सपेरिमेंट वाले। हाँ, वही। मटर के पौधों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि ये गुण कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं। पर मजे की बात यह है कि उनके काम को समझने में दुनिया को काफी टाइम लग गया। होता है अक्सर ऐसा। और मेंडल के बाद कहानी आगे कैसे बढ़ी? खोज तो चलती रही। जैसे 1901 में ह्यूगो डी व्रीज आए। उन्होंने म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की बात की। म्यूटेशन मतलब अचानक बदलाव। हाँ, कि गुणों में कभी कभी एकदम से चेंज आ जाता है, जो फिर अगली पीढ़ी में भी चला जाता है। ओके। और फिर 1902 में वॉल्टर सटन, उन्होंने टिड्डी की कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स को देखा, जोड़ों में। और तब ये आइडिया और पुख्ता हुआ कि मेंडल जिन्हें फैक्टर्स कह रहे थे ना, वो शायद इन्हीं क्रोमोसोम्स पर होते हैं। जीन और क्रोमोसोम का लिंक यहीं से बनना शुरू हुआ। लेकिन ये गुण आखिर लिखे किस चीज में होते हैं, ये कब पता चला? हाँ, ये असली सवाल था। और इसका जवाब एक बहुत बड़ी खोज थी। 1944 में एवरी, मैकार्थी और मैकलॉड, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पक्के तौर पे साबित किया कि ज्यादातर जीवों में, मतलब कुछ वायरसों को छोड़ दें तो, डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जिसमें सारी जेनेटिक जानकारी कोड होती है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, हमारी पूरी लाइफ की स्क्रिप्ट समझिए इसी डीएनए में दिखी है। ये बहुत बड़ी बात थी। सच में? और फिर ये भी पता चला होगा कि ये डीएनए काम कैसे करता है। बिल्कुल। 1961 में जेकेब और मोनोड, दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने बैक्टीरिया में समझाया कि डीएनए कैसे कंट्रोल करता है कि कौन सा प्रोटीन कब और कितना बनेगा। इससे जेनेटिक कोड को और गहराई से समझने में मदद मिली। और आज तो जेनेटिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं होता। अरे बिल्कुल, बीमारियों को समझने, उनका इलाज करने में, अच्छी फसलें बनाने में, जानवरों की नस्ल सुधारने में, यहाँ तक कि इंडस्ट्री में माइक्रोब्स के इस्तेमाल में भी, सब इसी नींव पर खड़ा है। कमाल है। तो चलिए अब कोशिका के थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये डीएनए अपना काम करता कैसे? मतलब डीएनए तो न्यूक्लियस में है, पर काम तो प्रोटीन करते हैं। तो ये जानकारी डीएनए से प्रोटीन तक जाती कैसे है? यहीं पर आता है बायोलॉजी का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा ये क्या है? ये बेसिकली जानकारी के फ्लो का एक नियम है। ये कहता है कि जेनेटिक जानकारी पहले डीएनए से आरएनए में कॉपी होती है और फिर उस आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। एग्जैक्टली। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। अक्सर एग्जाम्स में इस पर सवाल आता है। ओके, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो पहला स्टेप हुआ डीएनए से आरएनए बनना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए के खास हिस्से की जानकारी की एक कॉपी बनाना। पर यह कॉपी डीएनए नहीं, आरएनए के फॉर्म में बनती है। अच्छा, जैसे किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये आरएनए कॉपी, जिसे मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहते हैं, डीएनए का मैसेज लेकर न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाती है। साइटोप्लाज्म में, ओके। और आरएनए में कुछ फर्क होता है डीएनए से? हाँ, एक मेन फर्क है। आरएनए में थायमीन टी की जगह यूरेसिल यू होता है। तो डीएनए का ATCG कोड आरएनए में AUCG बन जाता है। ठीक है, तो एमआरएनए मैसेज लेकर साइटोप्लाज्म में आ गया। अब क्या? अब होता है दूसरा स्टेप, ट्रांसलेशन, यानी आरएनए में लिखे कोड को पढ़कर असल में प्रोटीन बनाना। कोड को पढ़ना कैसे? एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप्स होते हैं।
इन्हें कोडॉन कहते हैं। हर कोडॉन एक खास अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। अमीनो एसिड, प्रोटीन तो अमीनो एसिड से ही बनते हैं ना? बिल्कुल, अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और यहीं पर डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम लेना बहुत जरूरी है। हाँ, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इसी काम के लिए। जी हाँ, उन्होंने ये समझने में बहुत मदद की कि कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करता है। 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं मेनली, और उनके लिए ये कोडॉन कैसे काम करते हैं ये उन्होंने डिकोड करने में मदद की। कमाल का काम था। तो ट्रांसलेशन में कोडॉन पढ़ा जाता है, इसमें और कौन मदद करता है? इसमें एक और तरह का आरएनए मदद करता है, ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए। टीआरएनए, ट्रांसफर मतलब ये कुछ लाता ले जाता है। सही पकड़ा। टीआरएनए एक तरह का डिलीवरी एजेंट है। हर टीआरएनए एक खास अमीनो एसिड को पहचानता है और पकड़ता है, और फिर एमआरएनए पर जहां उस अमीनो एसिड का कोडॉन लिखा होता है वहां उसे ले जाकर छोड़ देता है। अच्छा, तो एमआरएनए पे कोड है और टीआरएनए सही अमीनो एसिड लेकर आ रहा है। ये मिलते कहाँ है? ये मिलते हैं राइबोसोम पर। राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है। ये खुद भी एक और तरह के आरएनए यानी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। तो राइबोसोम पर सारी एक्शन होती है। हाँ, राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से जुड़ता है और उस पर आगे बढ़ता जाता है, कोडोन पड़ता जाता है। जैसे कोडोन पड़ा, सही टीआरएनए अपने अमीनो एसिड के साथ आता है। राइबोसोम उस अमीनो एसिड को पकड़कर पहले वाले अमीनो एसिड से जोड़ देता है। ऐसे एक एक करके अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन की लंबी चेन बन जाती है। वाह, मतलब डीएनए की स्क्रिप्ट से एक्टर प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन, ये पूरी प्रोसेस है। बिल्कुल, और यही प्रोटीन फिर हमारे शरीर के सारे काम करते हैं, हमारी शक्ल सूरत तय करते हैं। तो ये सेंट्रल डॉगमा वाकई जीवन का आधार है। सच में। लेकिन आपने पहले म्यूटेशन की बात की थी, क्या इस प्रोसेस में भी गड़बड़ी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कभी कभी डीएनए कॉपी होते समय या किसी और वजह से डीएनए के कोड में यानी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अचानक कोई बदलाव आ जाता है। इसी को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। सही, ये बदलाव बहुत छोटा हो सकता है, शायद एक ही न्यूक्लियोटाइड का। कभी कभी इसका कोई खास असर नहीं होता, और कभी कभी इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर बीमारी है और वो डीएनए में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के बदल जाने से होती है। बाप रे, लेकिन क्या म्यूटेशन हमेशा बुरे ही होते? नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। म्यूटेशन हमेशा बुरे नहीं होते। एक्चुअली यही म्यूटेशन जीवों में नई वैरायटी लाते हैं, विभिन्नता पैदा करते हैं। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, अगर सब बिल्कुल एक जैसे होंगे तो बदलाव कैसे आएगा? यही छोटे छोटे बदलाव जो म्यूटेशन से आते हैं विकास के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल देते हैं। इसी पर फिर प्राकृतिक चयन काम करता है। तो म्यूटेशन आप कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार है। समझ गए। कभी नुकसान तो कभी विकास का इंजन। तो चलिए अब इसी इंजन से चलने वाली गाड़ी यानी विकास या एवोल्यूशन पर आते हैं। ये शब्द सुनते ही डायनासोर और बंदरों से इंसान बनने वाली फिल्में याद आ जाती हैं। हाँ, वो पॉपुलर इमेज है। विकास बेसिकली एक बहुत बहुत लंबे समय में, लाखों करोड़ों सालों में जीवों में धीरे धीरे होने वाले बदलावों की कहानी है। शुरुआत कैसे हुई मानी जाती है? माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र में मौजूद बहुत ही सिंपल केमिकल से हुई होगी। उनसे पहले सरल कार्बनिक और अकार्बनिक कंपाउंड बने, फिर उनसे कोशिका जैसे स्ट्रक्चर बने होंगे, बहुत ही आदिम। और फिर उनसे आज के जीव? हाँ, सिद्धांत यह है कि समय के साथ इन सरल, शायद एक कोशिका वाले जीवों से धीरे धीरे ज्यादा जटिल मल्टी सेलुलर जीव विकसित हुए। ये धीमी प्रक्रिया थी। बहुत धीमी और क्रमिक। जीवों की बनावट, उनके काम करने के तरीके सब धीरे धीरे बदलते गए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए। आज जो हम इतनी डाइवर्सिटी देखते हैं, इतने तरह के जानवर, पौधे, माइक्रोब्स, ये सब उसी लंबी विकास यात्रा का नतीजा है। और ये थ्योरी अब एक्सेप्टेड है? हाँ, जीवों के क्रमिक विकास का ये सिद्धांत अब साइंस में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, और शायद एग्जाम में भी पूछा जाता हो, कि हम ये माने कैसे कि विकास हुआ है? इसके क्या सबूत हैं? हाँ, ये बहुत वैलिड सवाल है और एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। विकास के कई तरह के ठोस सबूत हैं। पहला है आकारिकीय और शरीर रचनात्मक प्रमाण, यानी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जीवों की बाहरी बनावट, मॉर्फोलॉजी, और अंदरूनी शारीरिक संरचना, एनाटॉमी में मिलने वाली समानताएं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे आप देखिए, इंसान का हाथ, बिल्ली का अगला पैर, चमगादड़ का पंख और व्हेल मछली का फ्लिपर,
इन सब के काम कितने अलग हैं। कोई पकड़ने के लिए, कोई चलने के लिए, कोई उड़ने के लिए, कोई तैरने के लिए। हाँ, बिल्कुल अलग है। पर अगर आप इनकी हड्डियों की अंदरूनी बनावट देखें, मतलब कौन सी हड्डी कहाँ है, कैसे जुड़ी है, तो उनमें गजब की सिमिलैरिटी है। एक ही बेसिक प्लान पर बने लगते हैं। अच्छा, ये क्यों? ये समानता, जिसे होमोलॉजी कहते हैं, इस बात का इशारा है कि इन सभी जीवों के पूर्वज कभी कॉमन रहे होंगे, जिनके शरीर का वो हिस्सा बाद में अलग अलग जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई हो गया। ये विकास का एक क्लासिक सबूत है। ये तो लॉजिकल लगता है। और वो अवशेषी अंग वाली बात भी सुनी है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हाँ बिल्कुल, अवशेषी अंग भी एक मजबूत प्रमाण है। ये हमारे शरीर के वो हिस्से हैं जो अब हमारे लिए किसी काम के नहीं लगते, या बहुत कम काम के हैं, लेकिन दूसरे जानवरों में वो पूरी तरह फंक्शनल होते हैं। जैसे हमारा अपेंडिक्स। एग्जैक्टली। अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत का छोटा सा हिस्सा है, हमारे लिए ज्यादातर बेकार। पर जो जानवर घास फूस खाते हैं, उनमें यह सेलुलोज पचाने में मदद करता है। और भी हैं, जैसे हमारी पूंछ की हड्डी कॉक्सिक्स, ये बताती है कि हमारे पूर्वजों की पूंछ रही होगी। या कान के बाहरी हिस्से को हिलाने वाली मसल्स, जो अब ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, पर बंदरों में खूब काम आती हैं। अकल दाढ़ भी इसी कैटेगरी में आती है। तो इनका होना ये दिखाता है कि ये पहले काम के थे। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि ये अंग हमारे पूर्वजों में उपयोगी थे, पर विकास के दौरान इनकी जरूरत कम होती गई और ये बस अवशेष बनकर रह गए। ये भी विकास का बड़ा सबूत है, और इसके एग्जाम्पल याद रखना फायदेमंद है। और जीवाश्म फॉसिल्स, उनका क्या रोल है? फॉसिल्स तो आप समझिए टाइम मशीन जैसे हैं। ये लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव रहते थे, उनके अवशेष या उनकी छाप हैं, जो चट्टानों में सुरक्षित रह गए। अच्छा, पत्थर बन गए? हाँ, या उनकी छाप रह गई। जब हम जमीन की खुदाई करते हैं, तो अलग अलग गहराई पर अलग अलग समय के फॉसिल्स मिलते हैं। सबसे नीचे सबसे पुराने, ऊपर नए। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि पहले कैसे जीव थे और समय के साथ उनमें कैसे कैसे बदलाव आए। हम जीवों के पूरे क्रम को देख सकते हैं। जैसे घोड़े का विकास कैसे हुआ, उसके फॉसिल से पता चलता है। तो जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी विकास का सीधा सबूत देती है। कमाल है। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं ना, जो दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच के लगते हैं। हाँ, उन्हें कहते हैं संयोजी कड़ियां या कनेक्टिंग लिंक्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सबूत है। ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें दो अलग अलग समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे एक जीव है पेरिपेटस, उसमें केचुए जैसे एनालिडा और कीड़े मकोड़ों जैसे आर्थ्रोपोडा दोनों के गुण होते हैं। या फिर डक बिल्ड प्लैटिपस, वो अंडे देता है रेप्टाइल्स की तरह, पर है मैमल, बच्चों को दूध पिलाता है। तो ये क्या बताते हैं? ये दिखाते हैं कि कैसे एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप धीरे धीरे विकसित हुआ होगा। ये बीच की स्टेज जैसे लगते हैं। और एक सबूत शायद एम्ब्रियो यानी भ्रूण से भी जुड़ा है। हाँ, भ्रूण विज्ञान प्रमाण यानी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये भी बड़ा गजब का है। अगर आप अलग अलग वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों जैसे मछली, सैलामेंडर, कछुआ, मुर्गी, सुअर, गाय, खरगोश और इंसान, इनके भ्रूण को शुरुआती स्टेज में देखें तो वो सब एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। सब में गिल स्लिट्स जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं शुरुआत में। सच में? हाँ, बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, उनमें फर्क आता जाता है और वो अपने अपने ग्रुप जैसे दिखने लगते हैं। ये शुरुआती समानता इस बात का इशारा है कि इन सभी अलग अलग दिखने वाले जीवों के पूर्वज कभी एक जैसे थे। वाह! तो ये सारे हड्डियों की बनावट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, फॉसिल्स, कनेक्टिंग लिंक्स, एम्ब्रियो, ये सब मिलकर विकास की कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और ये सभी प्रमाण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। इनके नाम और कम से कम एक एक उदाहरण पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबूत तो पक्के हैं, पर ये विकास का मैकेनिज्म क्या है? ये होता कैसे है? यहीं पर डार्विन का नाम सबसे पहले आता है ना? हाँ, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने विकास को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिया, वो मील का पत्थर साबित हुआ। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं शायद। हाँ, अक्सर कहा जाता है। हालांकि डार्विन ने खुद ये फ्रेज बाद में अपनाया था। उनकी किताब थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसने जीव विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। क्या था उनका मेन आइडिया, अगर सरल शब्दों में समझे? डार्विन ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए और उनसे निष्कर्ष निकाले। पहला, कि सभी जीव जरूरत से कहीं ज्यादा संतान पैदा करते हैं, मतलब जितने जिंदा रह सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। अच्छा। हाँ। दूसरा, क्योंकि इतने सारे जीव पैदा होते हैं तो उनके बीच कंपटीशन होता है,
भोजन के लिए, रहने की जगह के लिए, साथी के लिए। इसे उन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहा है, जीवन के लिए संघर्ष। ठीक है, कंपटीशन। फिर तीसरा उन्होंने देखा कि एक ही प्रजाति के जीवों में भी छोटे छोटे अंतर होते हैं, वेरिएशंस होती हैं। कोई थोड़ा तेज भागता है, किसी का रंग माहौल में छुपने में मदद करता है, वगैरह। सब एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। और चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, इस संघर्ष में वो जीव जिनके पास ऐसे वेरिएशन या गुण होते हैं जो उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने में ज्यादा मदद करते हैं, वो ज्यादा सफल होते हैं, यानी वो फिट होते हैं। फिट मतलब ताकतवर? जरूरी नहीं कि ताकतवर। फिट का मतलब है जो अपने पर्यावरण के हिसाब से सबसे ज्यादा अनुकूलित हो। ओके, अनुकूलित। हाँ, तो जो ज्यादा फिट होते हैं वो ज्यादा जीते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और क्योंकि उनकी ये फायदेमंद गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं तो धीरे धीरे पूरी आबादी में वो गुण ज्यादा आम हो जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होने से प्रजाति बदल जाती है, अपने पर्यावरण के और अनुकूल हो जाती है, और कभी कभी इतने बदलाव आ जाते हैं कि नई प्रजाति ही बन जाती है। तो प्रकृति एक तरह से चुन रही है कि कौन से गुण आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। पर्यावरण तय करता है कि कौन से गुण फायदेमंद हैं, और वही गुण सेलेक्ट होकर अगली पीढ़ियों में फैलते हैं। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। पर क्या डार्विन के सिद्धांत में कोई कमी नहीं थी? हाँ, कुछ सवाल थे जिनके जवाब डार्विन के पास उस समय नहीं थे। जैसे ये वेरिएशन या बदलाव आते कहां से हैं? इसका जवाब बाद में म्यूटेशन की खोज से मिला। अच्छा, म्यूटेशन वाला पॉइंट। हाँ, दूसरा वो ये नहीं समझा पाए कि कुछ गुण जो फायदेमंद नहीं लगते वो क्यों बने रहते हैं। और तीसरा, उनका सिद्धांत ज्यादातर धीमी गति से होने वाले बदलावों को समझाता था, अचानक होने वाले बड़े बदलावों को नहीं। तो क्या आज उनका सिद्धांत वैलिड नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डार्विन का सिद्धांत आज भी विकास को समझने की नींव है। बाद की खोजों ने, जैसे जेनेटिक्स और म्यूटेशन की समझ ने, उनके सिद्धांत को और मजबूत ही किया है। इसे अब नियो डार्विनिज्म कहते हैं, जिसमें जेनेटिक्स को भी शामिल किया गया है। उनका काम आज भी बहुत रिलेवेंट है। ठीक है, अब आते हैं उस कहानी पर जिसका सबको इंतजार रहता है, हम इंसान कैसे बने। क्या हम सच में बंदरों के वंशज हैं? हाँ, ये सवाल हमेशा आता है। देखिए, कहना कि हम बंदरों से आए हैं, ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। सही ये है कि इंसान और आज के बंदरों जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला के पूर्वज कभी कॉमन थे। अच्छा, कॉमन एंसेस्टर। हाँ, बहुत बहुत पहले, करोड़ों साल पहले। कहानी शुरू होती है शायद 7 करोड़ साल पहले के लेमूर जैसे दिखने वाले छोटे प्राइमेट से। 7 करोड़ साल? हाँ, फिर करीब 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में ऐसे बंदर जैसे प्राणी थे जिनकी पूंछ धीरे धीरे गायब होने लगी। उनका दिमाग थोड़ा बड़ा होने लगा, हाथों का इस्तेमाल बेहतर होने लगा। और फिर एप्स यानी कपी। हाँ, करीब 2.5 करोड़ साल पहले एप्स विकसित हुए। इनमें से कुछ पेड़ों पर रहे, कुछ जमीन पर भी आने लगे। इन्हीं में से किसी एक शाखा से आगे चलकर मानवों का विकास हुआ। तो वो सफर कैसा था? टेक्स्ट बुक में कुछ नाम आते हैं, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस। हाँ, ये करीब 2 करोड़ साल पहले के मानव जैसे एप्स के फॉसिल्स हैं। रामापिथिकस को थोड़ा ज्यादा मानव जैसा माना जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। करीब 40 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथिकस के फॉसिल मिले हैं। ये वो पहले जीव थे जो काफी हद तक 2 पैरों पर सीधी चलते थे। 2 पैरों पर चलना, बायपीडलिज्म, ये क्यों जरूरी था? ये बहुत बड़ा बदलाव था। शायद उस समय अफ्रीका में जंगल कम हो रहे थे और घास के मैदान बढ़ रहे थे। सीधे खड़े होकर दूर तक देखना शिकारियों से बचने या शिकार ढूंढने में मददगार रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, हाथ फ्री हो गए। हाथ फ्री हो गए मतलब अब हाथ चलने के काम से आजाद थे। अब उनका इस्तेमाल चीजें पकड़ने, औजार बनाने, बच्चों को उठाने में हो सकता था। ये मानव विकास का एक टर्निंग पॉइंट था। और फिर औजार बनाने वाले मानव आए, कुशल मानव। हाँ, करीब 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस, जिसका मतलब ही है कुशल या हैंडीमैन, इनके फॉसिल्स के साथ पत्थरों के बहुत ही सिंपल औजार भी मिले हैं। दिमाग भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ा बड़ा था। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, करीब 15 लाख साल पहले। जैसा नाम से पता चलता है, ये पूरी तरह सीधे खड़े होकर चलते थे। इनका दिमाग और बड़ा था। ये शायद पहले मानव थे जिन्होंने आग का इस्तेमाल सीखा और अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक फैले। आग का इस्तेमाल, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। हाँ, सुरक्षा, खाना पकाना, गर्मी मिलना, बहुत फायदे होंगे। फिर आते हैं निएंडरथल मानव। निएंडरथल, इनका नाम तो काफी सुना है। हाँ, ये करीब 1.5 लाख साल पहले से लेकर करीब 40,000 साल पहले तक
यूरोप और एशिया में रहे। ये हमसे थोड़े अलग थे, मजबूत कदकाठी के, पर काफी बुद्धिमान थे। बेहतर औजार बनाते थे, शिकार करते थे, शायद भाषा का भी इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को दफनाते भी थे। और फिर क्रो-मैग्नन? हाँ, लगभग 50,000 साल पहले क्रो-मैग्नन मानव आए। ये शारीरिक रूप से लगभग हम जैसे ही थे, आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस की शुरुआती रूप। इन्होंने और भी बेहतर औजार बनाए, गुफाओं में शानदार पेंटिंग्स बनाई। और फिर हम होमो सेपियंस? तो ये एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि कई शाखाएं थी। बिल्कुल, ये एक जटिल कहानी है जिसमें कई प्रजातियां साथ साथ रहीं, कुछ खत्म हो गईं और आखिर में सिर्फ होमो सेपियंस बचे। इस पूरे सफर में दिमाग का लगातार बड़ा होना, दो पैरों पर चलना, औजार बनाने की कला का विकास और सामाजिक व्यवहार का बढ़ना, ये सब मुख्य ट्रेंड्स रहे हैं। और खेती ने सब बदल दिया। हाँ, करीब 10,000 साल पहले खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। ये मानव इतिहास का एक और बड़ा मोड़ था। अब इंसान शिकारी संग्राहक से एक जगह बसकर रहने वाला बन गया। गांव बसे, शहर बने, सभ्यता का विकास हुआ। और ये सब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ साथ कल्चरल इवोल्यूशन भी था। वाह, क्या जबरदस्त कहानी है। करोड़ों साल का सफर। तो आज हमने कहां से शुरू किया था? आनुवांशिकता के बेसिक्स से, फिर डीएनए से प्रोटीन बनने का वो अहम प्रोसेस, सेंट्रल डॉगमा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन शामिल है। हाँ, और ये सेंट्रल डॉगमा वाला पार्ट एग्जाम के लिए खास तौर पर जरूरी है। फिर हमने विकास के कॉन्सेप्ट को समझा और उसके अलग अलग सबूत देखे। एनाटॉमी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, फॉसिल्स, कनेक्टिंग लिंक्स, एम्ब्रियोलॉजी। ये सबूत वाला सेक्शन भी एग्जाम्स में अक्सर आता है। बिल्कुल, प्रमाणों के प्रकार और उदाहरण याद रखने चाहिए। फिर हमने डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर बात की और आखिर में मानव विकास के मुख्य पड़ावों को छुआ। हाँ, कोशिश की कि इन जटिल विषयों को थोड़ा सरल और सिलसिलेवार तरीके से पेश किया जाए। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि जीवन को, अपने आप को समझने के लिए भी बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल, ये सब जानना वाकई बहुत दिलचस्प रहा। और चलते चलते बस एक विचार छोड़ जाता हूँ। आज जब हम जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को इतना समझ गए हैं, तो क्या इस समझ का इस्तेमाल हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के प्रति अनुकूलन या नई बीमारियों से निपटना? क्या विकास की समझ हमें भविष्य के लिए कुछ राह दिखा सकती है? सोचने वाली बात है। खैर, आज इस गहरी और रोचक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया। उम्मीद है सुनने वालों को भी आनुवंशिकता और विकास का ये सफर पसंद आया होगा।